everyone, welcome back to the channel Mathsville and this is सुरभि। आप लोगों को मैंने कल ही बता दिया था कि आपका बाकी का जो आधा टॉपिक है आज का टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो हम इसके थ्रू करेंगे, यानी कि आपके पीडीएफ के थ्रू करेंगे, क्योंकि आप लोगों को इसमें मुझे दिखाना पड़ेगा कि कौन से जो आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं वो कैसे दिखते हैं, फिर उन्हें हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है ना। मैंने आज इसमें जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स जोड़े हैं वो बेसिकली वो वाले टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हैं जिनसे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैंने इसमें 10 टीचिंग लर्निंग मटेरियल जोड़े हैं और मैक्सिमम टाइम्स में इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो देख लीजिए, एक बार स्लाइड्स देख लेते हैं। ये तो आपका कल का थोड़ा सा, ये तो आपके लिए कल का थोड़ा सा रिविजन है। उसके अलावा ये आपके कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है जिनके ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं। फिर पहले मैंने आप लोगों से कहा भी था, कल भी कहा था, अभी तक मेरे पास कोई रिस्पांस नहीं आया है, प्लीज़ दे दीजिए। अगर आप लोगों को कल कोई टॉपिक करना है पर्टिकुलर तो आप प्लीज़ मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम चैनल पे मैथ्सविल बाय सुरभि। उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, उस पर आप जुड़ सकते हैं अपनी क्वेरीज के लिए, अपने किसी डाउट के लिए प्लीज़ बताइए। ठीक है, तो आज फिर चलते हैं अपने टॉपिक पर। कल हम लोगों ने इतना तो पढ़ ही लिया था कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल एक्चुअली शिक्षण सामग्री क्या होती है। उसके बाद हमने इसे दो चीज़ों में, दो वर्गों में विभाजित किया था, सेंसेस बेस्ड और टेक्निक बेस्ड। ठीक है, इंद्रियों पर आधारित और तकनीक पर आधारित। अब इसमें जो सेंसेस बेस्ड था इसमें भी हमने इसको फर्दर 4 भागों में वर्गीकृत कर दिया था। ऑडियो एड, श्रव्य सामग्री, विजुअल एड, दृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड, श्रव्य दृश्य सामग्री और एक्टिविटी बेस्ड एड, यानी कि क्रियात्मक आधारित। तकनीक में भी हमने इसको 3 में वापस वर्गीकृत किया था। सिंपल यानी कि सरल हार्डवेयर, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये आपके 3 आपके वो थे, ये आपके 3 और वर्ग थे। इसमें मैंने इस साइड पे आपके एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं आराम से। हम लोगों ने कल भी किया था, आसान है सब कुछ। ऑडियो में जो भी आपको सुन के समझ में आए, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, कुछ भी। विजुअल एड में जिसमें आपको सिर्फ देख रहे हैं, चार्ट है, बुक्स है, आपकी बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है या वाइट बोर्ड है, मॉडल्स है। मॉडल्स मैथ्स में कम होते हैं, मैथ्स में यूजुअली गेम्स वगैरह होती है, लेकिन फिर भी मॉडल्स होते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन स्टिल मैथ्स में कम होते हैं। ऑडियो विजुअल जिसमें दोनों चीजें हों, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, हम एक वीडियो के थ्रू बात कर रहे हैं। तो वीडियो में क्या है कि आपको ये जो स्लाइड है ये आपका विजुअल एड है, इसमें आप देख पा रहे हैं और इधर आप कहीं ना कहीं मुझे देख पा रहे हैं और मुझे सुन पा रहे हैं। तो ये आपका ऑडियो एड है और ये आपका विजुअल एड है, तो इन दोनों को मिला के बन जाती है वीडियो। ठीक है, तो ये हो गया, ये ऑडियो विजुअल एड हो गया। और एक्टिविटी बेस्ड, जहाँ पे आप खुद से कुछ कर रहे हैं, खुद से कुछ करके सीख रहे हैं, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे आप एग्जीबिशन में जाकर देख रहे हो, फेयर में जाके, मेले में जाके देख रहे हो, आप लेबोरेटरीज में कर रहे हो, नेपियर पीसेज है, नेपियर ब्लॉक्स या रॉड्स कह देते हैं, बैकस कह देते हैं, जियो बोर्ड, किसी में भी आप कुछ जब खुद से कर रहे हैं, खेल खेल कर सीख रहे हैं या कैसे भी सीख रहे हैं, तो वो हो जाता है एक्टिविटी बेस्ड। सिंपल और कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ। अच्छा, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, अगर आप इन तीनों में से एक चीज देख लेंगे ना, बेसिकली क्या होता है, स्लाइड प्रोजेक्टर होता है जिसमें स्लाइड्स डाली जाती है पिक्चर्स की, बच्चे से पिक्चर देखते हैं। एपिस्कोप उसका छोटा वर्जन कुछ हो जाता है। और फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो कुछ ऐसा होता है, देखिए ये जो स्ट्रिप है, ये फिल्म स्ट्रिप है, ये इसके अंदर जाती है, यहाँ से पिक्चर थोड़ी मैग्नीफाई मतलब बड़ी होती है और सफेद पर्दे पर हमें ऐसा लगता है पूरी मूवी चल रही है। पहले के टाइम में ऐसे प्रोजेक्टर होते थे, अगर आप लोगों ने पहले के टाइम की मूवीज वगैरह देखी हो तो आपको दिखेगा कि वहां पे ऐसे ही मूवीज चल रही होती थी ना। तो यही होता है फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर। कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर, तो इसमें तो आप लोग डेली अपनी लाइफ में देखते हो, कंप्यूटर देखते हो, मोबाइल फोन देखते हो, टेलीविजन देखते हो, तो ये सब क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसे आप घर में बैठ के ऐसे ही नहीं बना लेते। ये जो फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर है इसमें बस हमें ये देखना होता था कि ये चलता रहे। पहले तो इसे हम हाथ से घुमाते थे, फिर हमने इसमें मशीन लगा दी तो ये खुद से घूमने लग गया और एक दिखाने लग गया पूरी मूवी, इस तरीके से होता था ये। और सॉफ्टवेयर वही वाली बात, अब आप इस स्लाइड को छू नहीं सकते ना, मैं छू सकती हूँ, मैंने सिर्फ इसे तैयार किया है, लेकिन एक सॉफ्टवेयर के थ्रू तैयार किया है, मैंने इसमें कुछ हाथ से कुछ नहीं बनाया, तो इसीलिए ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप इस वीडियो को छू नहीं सकते, है ना, तो ये है आपका सॉफ्टवेयर। अब आ जाते हैं अपने टीचिंग लर्निंग एड्स पे जो है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डोमिनोज,
ये तो मैं कल भी मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा, ठीक है, कि इस तरीके से ऐसे डॉट्स बनी होती है, इससे बच्चे को नंबर सेंस मिलती है। एक्चुअल जो डोमिनोज होते हैं वो ऐसे होते हैं, और जो एनसीईआरटी वालों ने दिए हुए हैं अपने उसमें, तो वो ऐसे हैं। इसमें क्या है, जैसे 2 और 6 लिखा है, तो इसकी बैक साइड पे यहाँ पे 2 डॉट है और यहाँ पे 6 डॉट्स बना रखी है, तो इससे बच्चों को नंबर सेंस आ गई। नंबर सेंस आती है बच्चों को, 1 2 3 कुछ, मतलब बच्चों को नंबर्स का नाम, नंबर्स कुछ समझ में आते हैं। बच्चों को न्यूमरल रिकॉग्निशन पैदा होती है, कि वो देखते हैं कि अगर वो ये 2 है तो इसके पीछे क्या लिखा है 2, तो ये 2 का मतलब 2 ऐसे बनता है, अगर 6 है तो 6 ऐसे बनता है, ठीक है। तो रिकॉग्निशन आती है। ऑपरेशंस आते हैं, कैसे आते हैं, अब देखो ये 6 है, अगर मैं कहूँ बच्चे 6 + 5 करो, तो बच्चा क्या करेगा, पहले 6 वाला डोमिनो ढूंढेगा, फिर 5 वाला ढूंढेगा, और फिर इन सारे डॉट्स को एक साथ काउंट करेगा और यहाँ लिख देगा 11। और अगर मैं कहती हूँ 6 - 2 करो, तो बच्चा 6 वाला डोमिनो ढूंढेगा और उसमें से 2 वाले डॉट्स पे हाथ रख लेगा, तो बाकी कितने काउंट हुए, 4, तो आंसर आ जाएगा उसका 4। इस तरीके से बच्चा माइनस और प्लस नंबर ऑपरेशन, नंबर संख्या संचालन सीखता है। समझ में आया। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर कार्ड्स। अच्छा, ये कौन सा था, विजुअल एड था कि एक्टिविटी बेस्ड? एक्टिविटी बेस्ड, क्योंकि इसमें बच्चा ढूंढ रहा है, सीख रहा है, खुद कर रहा है कुछ। नंबर कार्ड्स, इसमें भी एक तो न्यूमरल रिकॉग्निशन आती है कि 1 2 3 4 या 1 6 1 8 3 8 4 8, इस तरीके की न्यूमरल रिकॉग्निशन आती है। एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, जैसे मैंने बोला 8 - 3 करो, तो बच्चा 3 इस तरफ जंप करेगा, तो उसको ये समझ में आएगा नंबर लाइन की तरह कि ये 5 होगा। 8 + 2, तो 2 बार इधर जंप करेगा, तो इसको समझ में आएगा 8 + 2 10 होगा। तो इस तरीके के पैटर्न्स भी तो फॉलो होते हैं। यहाँ पे देखो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1, तो ये क्या है, ये पैटर्न्स है, संख्या का पैटर्न है। स्ट्रेंथनिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूमरल्स। बच्चे ना बचपन में जब उन्हें काउंटिंग सिखाओ तो कैसी गलतियां करते हैं, उन्हें बोलो 35 लिखो, तो बच्चे 5 3 लिख के आ जाते हैं। लेकिन इस कार्ड्स के थ्रू बच्चे समझ पाएंगे 30 की लाइन है और उसमें 35 की बात हो रही है, तो 35 ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये है, ओके। हिंदी वाले बच्चों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नीचे मैंने हिंदी में सेम वैसे के वैसे ही पॉइंट्स लिखे हैं, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। टैनग्राम एंड टाइल्स। टैनग्राम ना बेसिकली चाइनीज पजल है। उसके अंदर क्या होता है, 2 बड़े ट्रायंगल होते हैं, 2 छोटे ट्रायंगल होते हैं, एक पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर, कुछ ऐसा सा होता है। इसके थ्रू हम किस तरीके से बच्चे सीखते हैं, एक तो सबसे पहले तो बच्चों को काउंटिंग आ जाती है, कि बच्चे पीसेस को काउंट करना सीख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण आता है, वो कैसे, बच्चे ट्रायंगल को, जैसे जो ट्रायंगल जैसे शेप्स है उनको अलग करते हैं, स्क्वायर और पैरेललोग्राम को अलग करते हैं, कुछ इस तरीके के शेप्स को करते हैं। फिर उनको उसके बाद उनके पैटर्न्स बनाते हैं। कभी अब जैसे देखो ना, जैसे इसमें भी तो इन्होंने एक पैटर्न बना रखा है कि सबको जोड़ के एक बना दिया, तो ये पैटर्न्स ही तो है। इससे क्या होता है, इससे बच्चे की स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, स्थानिक समझ और निर्वासन डेवलप होता है, टेसिलेशन डेवलप होती है। टाइल्स भी कुछ ऐसा कह लो, जरूर नहीं है ना टैनग्राम हो जो लकड़ी का हो या गत्ते का बना हो, टाइल्स का भी तो बना हो सकता है, बहुत हैवी नहीं, थोड़ा हल्का होगा। डेवलपिंग एन इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरिया, मतलब बेसिक समझ आ जाती है एरिया की, ये पूरा एरिया है, इसकी एक बेसिक समझ आ जाती है कि इतने एरिया में सारी शेप लगती है, तो कहीं ना कहीं इन सबका एरिया इसके बराबर है, कुछ इस तरीके का बच्चे को थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, इंट्यूशंस आ जाती है। एस्टिमेशन, अनुमान भी बच्चा लगा लेता है। अनुमान कैसे लगा लेता है, 2 ट्रायंगल को जोड़ता है तो वो देखता है पैरेललोग्राम या रोम्बस बन रहा है, कभी कभी स्क्वायर बन रहा है, तो वो इस सबसे क्या सीखता है बच्चा इस सबसे एस्टिमेशन सीखता है कि 2 ट्रायंगल्स को मिला के एक बड़ा, जैसे यहाँ पे 2 ट्रायंगल को मिला के एक बड़ा ट्रायंगल बनाया हुआ है, अगर हम इस ट्रायंगल को यहाँ कुछ इस तरीके से लगाते कि वो एक तरीके का पैरेललोग्राम या रोम्बस बनता, तो बच्चे को उसकी समझ आती, ठीक है ना। तो इस तरीके से टैनग्राम्स एंड टाइल्स से बढ़ता है। डायनस ब्लॉक्स, इसमें क्या है, ये 4 तरीके के होते हैं। इसमें पहले तो यूनिट होते हैं, मतलब एक छोटा क्यूब, फिर रॉड, ये टेंस को टेंस को रिप्रेजेंट करती है, और इस तरीके का एक फ्लैट होता है, प्लेट होती है, ये 100 को रिप्रेजेंट करती है, और ये 1000 को, बड़े वाला क्यूब। इसके थ्रू हम बच्चे को क्या समझा सकते हैं, बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन समझा सकते हैं, जोड़ना घटाना, काउंटिंग सिखा सकते हैं, प्लेस वैल्यू सिखा सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर एक यूनिट दिख रही है तो बच्चा देख पा रहा है ना कि 1 यूनिट है, तो ये प्लेस वैल्यू 1 है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन सिखा सकते हैं, तो इसके थ्रू हम ये सब चीजें सिखा सकते हैं।
क्वेश्चंस कैसे बनते हैं इस टॉपिक में, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आप किससे सिखा सकते हो और उसमें लिख दिया जाए डोमिनोज, आपका नंबर कार्ड या आपका डायनेस ब्लॉक्स, इस तरीके से आपको ऑप्शंस दे देंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल सिंपल, तो आप इससे दे सकते हैं। डेसिमल की समझ किससे दोगे, इससे दे सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए किससे आपको किस क्या क्या चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि उसी सब चीजों से आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। डाइस, डाइस से आपको नंबर सेंस आती है, बिल्कुल आती है। आप काउंट करते हैं, आपको समझ में आता है कि नंबर सेंस किस तरीके से है। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स आता है। आप जब लूडो खेलते हो तो अगर किसी के आपके सामने वाले पार्टनर के 5 आए और आपके 3 ही रह गए, तो आप देखते हो ना कि उसने 5 स्टेप आगे बढ़ा, वो थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गया, और आपके 3 ही आते हैं तो आप 3 ही आगे बढ़े, तो उसको समझ में आता है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स कि 5 बड़ा है 3 छोटा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन, जैसे 6 के बाद आप डबल वो करते हैं कि 6 के बाद एक बारी और मिलती है, तो उसमें आप बच्चा क्या करता है, काउंट करता है कि 6 + 5, तो वो काउंट करेगा और फिर उसमें उधर जाएगा। ठीक है, तो उसको अपनी गोटी को अपने जो टोकन को आगे बढ़ाएगा काफी, और उससे उसको ये समझ में आ जाएगा कि एडिशन कैसे हो रहा है। सब्ट्रैक्शन भी जब गोटी कटती है तो बच्चे को कहीं ना कहीं समझ में आता है। आपका जब आप लूडो खेलते हो, आपका टोकन जो है वो जब कट जाता है तो आपको समझ में आता है आपके कितने नंबर आप पीछे चले गए, तो कहीं ना कहीं सब्ट्रैक्शन भी आता है। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ क्यूब भी इससे कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि इसके सारी साइड्स इक्वल है, बच्चे को इतना समझ में आ जाता है। इसमें 6 नंबर है तो क्यूब के 6 फेसेस है, ये सब चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है ना, तो चलिए डाइस भी समझ में आ गया, और ये भी एक तरीके का क्या है, एक्टिविटी बेस्ड है। सॉलिड शेप्स, ये तो आप सब लोगों ने ही अपने स्कूल में देखे होंगे, आपके टीचर ने इसके थ्रू ही आपको पढ़ाया होगा, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, वो सबसे पहले सॉलिड शेप आपको दिखाते हैं, फिर आपसे कहते हैं अब ऐसी शेप अपने आसपास ढूंढो। तो सबसे पहले तो जैसे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जैसे ही आप देखते हो ये क्यूबॉइड है, फिर आप क्या करते हो, फिर आपको अपनी बुक देखते हो कि बिल्कुल वैसा सही शेप है। तो ये क्या है, इससे बच्चे के अंदर एक अपनी रियल लाइफ से जोड़ता है, समझ पैदा होती है 3D शेप्स की, 3 आयामी आकारों की समझ पैदा होती है, उनकी पहचान कर पाता है। साथ में बच्चा ये भी समझ पाता है कि ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज अगर आप उठा सकते हो तो वो 3D है, और अगर उसकी शेप है सिर्फ तो वो 2D है, पेपर पे बनी हुई है। तो बच्चा समझ पाता है ऑब्जेक्ट और उसकी शेप में एक संबंध समझ पाता है बच्चा। ठीक है ना, तो ये इतना है, सॉलिड शेप से आप ये सब सीख सकते हैं। ग्राफ, ये एक तरीके की विजुअल एड है, यानी कि दृश्य सामग्री, दृश्य सामग्री है, क्योंकि इसमें आप देखते हैं, तो इससे आपको एरिया की समझ पैदा होती है कि अगर आप ये वाला स्क्वायर देखें, स्क्वायर देख रहे हैं आप, इसमें आप इसका एरिया देखें तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 4, और ये 1 2 3 4, तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी बॉक्सेस है ये सब गिन लेंगे और आप कहेंगे 16, तो हाँ इसका क्षेत्रफल कितना है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। दशमलव और गुणनफल के बारे में जानते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ दशमलव कैसे, कि देखो ना, अगर ये पूरा का पूरा एक, अगर हम इसको 1 यूनिट ले रहे हैं तो इसमें एक कितना है इसका, 1/25, काउंट कर लो, 5 स्क्वायर्स है तो इसमें 25 स्क्वायर्स होंगे टोटल, तो इसमें अगर 1 को करेंगे तो 1/25 होगा कि नहीं, तो ये 0.4 आ जाएगा। तो इससे आपको भिन्न की समझ भी मिल गई, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन भी आ गया, और डेसिमल के बारे में पता चल गया। मल्टीप्लिकेशन भी आप इससे सीख सकते हैं। सिमेट्री और रिफ्लेक्शन, यानी कि समरूपता और प्रतिबिंब भी। अब एक चीज देखिए, समरूपता देख पाएंगे आप यहाँ पे कि जितने यहाँ पे एरिया है उतना यही एरिया है कि नहीं, जितना यहाँ है उतना यही है, तो ये समरूपता भी समझ में आ गई। अगर आप इसको इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको ऐसे फोल्ड कर देते हो आप, तो आप देखेंगे बिल्कुल ओवरलैप कर रहा है, समरूपता आ गई। प्रतिबिंब क्या होता है, बिल्कुल वैसा के वैसा सेम सामने, तो एक तरीके से समरूपता और प्रतिबिंब एक तरीके सेम ही चीज है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों की समझ आपको ग्राफ से बहुत अच्छे से समझ में आती है। अबैकस यानी कि गिन तारा, इसमें क्या होता है, काउंटिंग कर सकते हो आप, नंबर रीडिंग, संख्या को पढ़ सकते हो। अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू, देखो यहाँ पे 0 1 10 सॉरी 1 10 100 1000 दिया हुआ है, हजार वो दहाई सॉरी इकाई दहाई, और ये 100 और आपका शतक, और ये हजारवा, तो ये सब दिया हुआ है आपको, तो इससे आपको प्लेस वैल्यूज का मान हो जाता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में होती है
क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे ही आप एक लाइन में आप सिर्फ 9 डाल सकते हो, 9 से ऊपर अगर है तो वहां पे आपको सारे वो निकाल के और इधर सिर्फ एक डालना पड़ेगा। ऐसा ही होता है ना, ऐसे ही आप कैरी और सब्ट्रैक्शन सीख पाते हैं। तो यही सब चीजें हैं यहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, नेपियर रॉड्स। ये आप अपनी फर्स्ट स्लाइड पे जाके देखेंगे तो आपके जो एक्टिविटी बेस्ड में मैंने एग्जांपल में नेपियर रॉड्स या नेपियर ब्लॉक्स लिखा हुआ है, ये एक्चुअली जॉन नेपियर ने इन्वेंट किए थे। और ये ना पुराने ज़माने का एंशियंट कैलकुलेटर कहते थे हम इसे, ठीक है। इसके थ्रू हम कैलकुलेशंस करते थे, कोई इशू नहीं है। ये एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि कैसे करते हैं, लेकिन हाँ आपको ज़्यादा इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें इतना ही है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर्स बिटवीन 2 to 9, इतना ही है। और आपसे पेपर में भी ऐसे ही पूछा जाएगा कि अगर 2 to 9 के बीच में कोई नंबर है तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है कि बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखाई जाए, तो नेपियर रॉड्स के थ्रू। इसे रॉड्स भी कह देते हैं, इसे बोन्स भी कह देते हैं, हड्डियां, इसे ब्लॉक्स भी कह देते हैं। तो ये सब चीजें आप लोग थोड़ा समझ के चलेंगे, ऐसा डरना नहीं है। नेपियर ने एक ही चीज इन्वेंट की थी, इसको हम लोगों ने बोन्स कह दिया, ब्लॉक्स कह दिया या रॉड्स कह दिए। नेक्स्ट आते हैं जियो बोर्ड। ये सबसे आसान है, आपने अपने स्कूल्स में अपने मैथ लैब्स में देखा होगा। मैथमेटिक्स लैब अगर आप लोगों ने स्कूल में गए होंगे तो वहां आपने देखा होगा, ये जरूर होती है। इसके थ्रू ना हम बेसिक कंसेप्ट्स इन प्लेन ज्योमेट्री समझ पाते हैं। प्लेन ज्योमेट्री मतलब वो क्या होती है, 2D। तो अब इसमें 2D ज्योमेट्री समझ पाते हैं। इसमें क्या होता है, पूरा सा एक बड़ा सा लकड़ी का वो होता है, एक तरीके का प्लेन होता है, एक तरीके की प्लेट होती है। उस पर हमने बिल्कुल सही सही इतनी इतनी दूर पर, इक्वल दूरी पर हमने कीले गाड़ रखी होती है। और वो जो कीले गड़ी हुई होती है उस पे धागे से या रबर बैंड से बच्चे अलग अलग शेप्स बनाते हैं। तो इसमें बच्चों को क्या क्या समझ में आता है, पेरीमीटर का कंसेप्ट समझ में आता है। बच्चे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मतलब इसका 8 यूनिट पेरीमीटर है। जितनी कीलों से वो बाहर बाहर से जुड़ा हुआ है, जिस जिसको धागा टच कर रहा है, तो वो पेरीमीटर का कंसेप्ट समझ में आएगा। उससे बच्चा समझ पाएगा कितने कितने सारे यूनिट्स है। एरिया, जितनी इसमें कीले हैं उस सबको गिन लेगा बच्चा, तो एरिया समझ में आ जाएगा। बच्चा अलग अलग तरीके के ट्रायंगल बना सकता है। अब ये देखो, ये क्या है, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है। बच्चा और तरीके के ट्रायंगल बना सकता है, इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकता है, हर तरीके का ट्रायंगल बना सकता है। और अलग अलग तरीके के पॉलीगन्स यानी कि बहुभुज भी बना सकता है, ठीक है। तो त्रिभुज और बहुभुज के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बच्चा इसके थ्रू समझ सकता है या उसे समझाई जा सकती है। और ये भी एक तरीके का क्रियात्मक आधारित है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ टीचिंग लर्निंग एड्स जो हम स्कूल्स में यूज करते हैं छोटे बच्चों को सिखाने के लिए। जहां तक बात है, ये ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली पेपर 1 में तो बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, अभी मैं लेटेस्ट बताती हूँ। ग्राफ, इसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। अब अगर ये आप लोग को याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो होता क्या है, इसमें क्वेश्चन आया हुआ है 0.3 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई करना है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा एड सबसे ज्यादा बेस्ट यूजफुल रहेगा। ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है, अबैकस, नेपियर ब्लॉक्स, ग्राफ, और एक कुछ भी लगा लीजिए, जैसे कि आप इसमें नंबर कार्ड्स लगा लीजिए या डोमिनोज लगा लीजिए, कुछ भी। तो सपोज कीजिए नंबर कार्ड्स। अब अगर किसी को पता है, अगर किसी को ने ये बात पढ़ी थी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल होता है, तो वो बंदा सीधा ग्राफ लगा के आएगा, वरना वो नेपियर ब्लॉक्स लगा के आएगा और वहां पे अपने नंबर खो देगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इस सब चीजों को ढंग से पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हो गई आपकी, यही था आपकी आज की क्लास। और अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज शेयर कीजिए यार। बहुत लोग हैं जिनको इन सारे टॉपिक्स की जरूरत है, उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। कहीं ना कहीं यार दुआएं, आप लोग पढ़ रहे हो, मेहनत करो, लेकिन दुआएं भी तो कमाओ, वो भी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई भी समस्या हो, तो आप लोग ये मैथ्सविल हमारा चैनल है, टेलीग्राम चैनल, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ आपके एग्जाम तक, आपके एग्जाम के बाद भी। बस आप लाइक शेयर एंड कमेंट्स करते रहिए। कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो, अगर आपको कल कोई चैप्टर पर्टिकुलरली पढ़ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ओके। वरना मैं इसी वाले टॉपिक के क्वेश्चंस लेके आपके सामने आ जाऊंगी। कुछ और भी हमारे टॉपिक्स होंगे तो मैं उसे भी ले आऊंगी, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी छुट्टी कर दूं ताकि आप लोगों को रिवीजन का टाइम मिल जाए, लेकिन ये तो आपके ऊपर है ना, आप पेपर के बाद भी क्लास देख सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि कल आएगी उसके बाद क्लास गायब हो जाएगी, तो इट्स अप टू यू, ओके। सो चलिए फिर कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच।